हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो है कैपेसिटी। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक चाइल्ड को या फिर किसी मेंटली डिसेबल्ड पर्सन को किसी रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल ठहराया जा सकता है? और कंपनीज का क्या? कोर्ट ये कैसे डिसाइड करती हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर किसके खिलाफ केस किया जा सकता है? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है लीगल कैपेसिटी के कंसेप्ट के अंदर। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि लॉ ऑफ टॉर्ट के कंटेक्स्ट में कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, ये लाइबिलिटी को कैसे इम्पैक्ट करती है और लॉ कुछ इंडिविजुअल्स को उनके एक्शन के लिए कैसे अकाउंटेबल ठहराता है। इससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि टॉर्ट लॉ में कैपेसिटी कैसे वर्क करती है और लिमिटेड कैपेसिटी वाले इंडिविजुअल्स के लिए क्या एक्सेप्शंस अप्लाई होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि लीगल कैपेसिटी होती क्या है। लॉ ऑफ टॉर्ट में कैपेसिटी का मतलब होता है एक पर्सन की लीगल एबिलिटी टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। ये इस बात पर फोकस करता है कि किसी पर्सन के खिलाफ क्या केस किया जा सकता है या नहीं, और क्या उन्हें रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल माना जाएगा या नहीं। कैपेसिटी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लॉ हर किसी को सेम ट्रीटमेंट नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, एक चाइल्ड या मेंटली डिसेबल्ड पर्सन, इनका अंडरस्टैंडिंग लेवल एक अडल्ट की मेंटल कैपेसिटी से मैच नहीं कर सकता, और कोर्ट लाइबिलिटी डिसाइड करते टाइम इन सभी डिफरेंसेस को ध्यान में रखती है। जनरली लॉ ऑफ टॉर्ट में लायबल होने के लिए पर्सन के पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपने एक्शंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सके। लेकिन साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि कैपेसिटी लायबिलिटी को एसेस करने का तरीका बढ़ा सकती है, लेकिन हमेशा लायबिलिटी से कंप्लीटली एक्सक्लूड नहीं करती। कोर्ट माइनर और मेंटली इनकेपेबल इंडिविजुअल्स के केसेस में स्पेशल कंसीडरेशंस को ध्यान में रखती है। इन लोगों को भी इनके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है, लेकिन कोर्ट उनकी एज, मेंटल स्टेट और सिचुएशन को समझने की एबिलिटी को ध्यान में रखती है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि लायबिलिटी फेयर और जस्ट तरीके से अप्लाई की जाए। तो हम आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट में लीगल कैपेसिटी का मतलब ये है कि क्या एक पर्सन के अंदर अपने एक्शंस को समझने और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होने की एबिलिटी है या नहीं। कैपेसिटी ये डिसाइड करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है कि किसी पर्सन को टॉर्ट के लिए सू किया जा सकता है या नहीं, खासकर माइनर और मेंटली इनकैपेबल इंडिविजुअल्स के केसेस में। चलिए अब देखते हैं कि लॉ माइनर्स यानी 18 साल से कम उम्र के लोगों को उनके टॉर्शियस एक्ट्स के लिए कैसे ट्रीट करता है। तो क्या माइनर्स लाइबल हो सकते हैं? एज अ जनरल रूल माइनर्स अपने टॉर्ट के लिए लाइबल हो सकते हैं, पर कोर्ट कुछ ज़रूरी कंसीडरेशंस को माइंड में रखता है, जैसे कि माइनर की एज और उसकी कैपेसिटी, कि क्या वो अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझने लायक था या नहीं। फॉर इंस्टेंस, जितना छोटा बच्चा होगा उतनी ही ज़्यादा कोर्ट इस बात पर फोकस करेगी कि क्या वो अपने एक्ट की रॉन्गफुलनेस को समझ पा रहा था। और ओल्डर माइनर्स के केसेस में, जैसे कि टीनेजर्स, कोर्ट थोड़े हायर स्टैंडर्ड्स अप्लाई करती है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि उन्होंने अपने एक्शंस को अच्छी तरह से समझा था, तो उन्हें अडल्ट्स की तरह ट्रीट किया जा सकता है। ये लाइबिलिटी डिसाइड करते टाइम कोर्ट फेयरनेस के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखती है और साथ ही साथ माइनर के डेवलपमेंटल स्टेज को भी कंसीडर करती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहले एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक छोटा बच्चा खेलते वक्त एक्सीडेंटली नेबर्स की विंडो तोड़ देता है, तो नेग्लिजेंस के लिए लायबल हो सकता है, लेकिन कोर्ट उसकी लायबिलिटी को कम करेगी।
क्योंकि उसकी कम एज की वजह से हो सकता है उस बच्चे ने रिस्क को फुली अंडरस्टैंड ना किया हो। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एक टीनेजर का। अगर एक 16 साल का लड़का कार एक्सीडेंट करता है तो कोर्ट उसे अडल्ट स्टैंडर्ड्स पर जज करेगी, स्पेशली अगर उसे ट्रैफिक लॉज के बारे में पता था। तो जितनी बड़ी उम्र होती है, कोर्ट उसी के हिसाब से उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करती है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल अराइज होता है कि क्या पेरेंट्स अपने बच्चों के एक्ट्स के लिए ऑटोमेटिकली लाइबल होते हैं? तो जनरली इसका जवाब है नहीं। पेरेंट्स तभी लायबल होते हैं अगर ये प्रूव हो जाए कि उन्होंने बच्चे को प्रॉपरली सुपरवाइज नहीं किया या उनकी नेग्लिजेंस ने रॉन्गफुल एक्ट में कंट्रीब्यूट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेरेंट अपने यंग चाइल्ड को सुपरवाइज नहीं करता और वो बच्चा किसी को हार्म कर देता है, तो पेरेंट नेग्लिजेंट सुपरविजन के लिए लायबल हो सकते हैं। लेकिन ये ऑटोमेटिक लायबिलिटी नहीं होती। कोर्ट पेरेंट्स को हर बार उनके चाइल्ड के टॉर्ट्स के लिए लायबल नहीं ठहराती। तो हम ये कह सकते हैं माइनर अपने एक्शंस के लिए लायबल हो सकते हैं, पर कोर्ट उनकी एज और अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखती है। छोटे बच्चों की लायबिलिटी उनकी मेंटल कैपेसिटी की वजह से लिमिटेड हो सकती है, लेकिन ओल्डर माइनर्स, स्पेशली टीनेजर्स, पूरी तरह से लायबल ठहराए जा सकते हैं अगर उन्होंने अपने रॉन्ग डूइंग को समझकर एक्ट किया हो। और पेरेंट्स ऑटोमेटिकली लायबल नहीं होते, पर उन्हें कुछ सिचुएशंस में रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है अगर वो अपने चाइल्ड को प्रॉपरली सुपरवाइज करने में फेल हो जाएं। चलिए अब देखते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट मेंटली इनकैपेसिटेटेड इंडिविजुअल्स के साथ कैसे डील करता है। मेंटल इनकैपेसिटी काफ़ी फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, जैसे मेंटल इलनेस, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी या एज रिलेटेड कंडीशंस जैसे डिमेंशिया। इन केसेस में की क्वेश्चन यही होता है कि क्या इंडिविजुअल अपने एक्शंस के नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस को समझ पाया था या नहीं। मेंटली इनकैपेसिटेटेड इंडिविजुअल्स को उनके टॉर्शस एक्ट्स के लिए लायबल ठहराया जा सकता है, लेकिन कोर्ट उनकी कैपेसिटी को एसेस करती है। मतलब, क्या वो रॉन्गफुल एक्ट के वक्त अपने एक्शंस को समझ पा रहे थे या नहीं। मेंटल इनकैपेसिटी अपने आप में ऑटोमेटिक एग्जम्पशन नहीं है, लेकिन कोर्ट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लायबिलिटी को एसेस करने के लिए ये एक क्रिटिकल फैक्टर है। अगर ये प्रूव हो जाए कि एक इंडिविजुअल अपने एक्शंस और उनके हार्म को फोरसी कर सकता था, तो लायबिलिटी इम्पोज की जा सकती है। लेकिन अगर ये एस्टेब्लिश हो जाए कि मेंटल स्टेट की वजह से उन्हें अपने एक्शंस का नेचर या उनका इम्पैक्ट समझ नहीं आया, तो कोर्ट लायबिलिटी को रिड्यूस या एग्जम्प्ट कर सकती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कैरियर वर्सेस बॉनहेम का केस। इस केस में कोर्ट ने ये कहा, अगर डिफेंडेंट हार्म को फोरसी कर सकता था तो मेंटल इलनेस टॉर्शस एक्ट के लिए लायबिलिटी को एक्सक्यूज नहीं करती। इस केस में कोर्ट ने इंजर्ड पार्टी के राइट्स और डिफेंडेंट की मेंटल स्टेट के बीच फेयरनेस को बैलेंस किया। लेकिन कुछ केसेस में कोर्ट ने मेंटली इनकैपेसिटेटेड इंडिविजुअल्स को एग्जम्प्ट किया है, जब ये क्लियर हो गया कि वो अपने एक्शंस को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए या फिर वो ये फोरसी नहीं कर पाए कि उनके एक्ट से डैमेज हो सकता है। ऐसे केसेस डिफ़िकल्ट पब्लिक पॉलिसी कंसीडरेशंस को उठाते हैं, जहां कोर्ट को विक्टिम के राइट्स और मेंटली इनकैपेसिटेटेड इंडिविजुअल्स की प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। लायबिलिटी को डिसाइड करते वक्त पब्लिक पॉलिसीज़ भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कोर्ट को इंश्योर करना पड़ता है कि विक्टिम्स को उनके सफ़र्ड हार्म के लिए कंपनसेट किया जाए, पर साथ ही उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है जो अपने एक्शंस को प्रॉपरली समझ नहीं सकते।
लोगों को अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल रखना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट रिकॉग्नाइज करता है कि उन इंडिविजुअल्स पर फुल लाइबिलिटी इम्पोज करना अनफेयर होगा जो जेन्युइनली अपने बिहेवियर को समझने की कैपेसिटी नहीं रखते। इसी वजह से कोर्ट डिफेंडेंट के मेंटल स्टेट को क्लोजली एग्जामिन करती है ताकि जस्टिस और फेयरनेस के बीच एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके। चलिए अब इस कैपेसिटी के कंसेप्ट को कॉरपोरेशन के कंटेक्स्ट में जानते हैं। एक इंडिविजुअल से अलग कॉरपोरेशन को एक लीगल एंटिटी माना जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, किसी पर केस कर सकती है और इस पर भी केस किया जा सकता है। इस कंसेप्ट को कॉरपोरेट लीगल पर्सनैलिटी कहते हैं, जिसका मतलब है कि एक कॉरपोरेशन भी टॉर्ट्स के लिए लायबल हो सकती है, बिल्कुल किसी इंडिविजुअल की तरह। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कॉरपोरेशन को लीगल पर्सन माना जाता है, यानी वो अपने बिजनेस के दौरान किए गए रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए अकाउंटेबल हो सकती है। ये एक्ट्स या तो कंपनी खुद करती है या उसके एम्प्लॉयज़ अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के दौरान करते हैं, और इसी वजह से कॉरपोरेशन की कैपेसिटी होती है कि उसके खिलाफ लॉसूट्स फाइल किए जा सकते हैं, बिल्कुल एक इंडिविजुअल की तरह। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट वाइकेरियस लाइबिलिटी का भी आता है, जिसका मतलब है कि कॉरपोरेशन अपने एम्प्लॉय के रॉन्गफुल एक्ट के लिए भी लायबल हो सकती है। बस ये प्रूव होना चाहिए कि वो एक्शंस उनके एम्प्लॉयमेंट के स्कोप के दायरे में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय कंपनी व्हीकल चलाते वक्त एक्सीडेंट कर देता है तो उस एक्सीडेंट के डैमेजेस की लाइबिलिटी कॉरपोरेशन पर आ सकती है। वाइकेरियस लाइबिलिटी इंश्योर करती है कि अगर एक एम्प्लॉय के कारण किसी को नुकसान होता है तो विक्टिम कॉरपोरेशन से कंपनसेशन मांग सकता है। इससे कॉरपोरेशन अपनी वर्कफोर्स के एक्शंस के लिए अकाउंटेबल बनती है। लेकिन कॉरपोरेट कैपेसिटी की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अगर एक एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयमेंट के स्कोप के बाहर कोई रॉन्गफुल एक्ट किया तो कॉरपोरेशन लायबल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय अपने पर्सनल टाइम पे कोई क्राइम कमिट करता है तो कॉरपोरेशन उस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। चलिए अब जानते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कैपेसिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी कैसे इंटरेक्ट करते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का मतलब ये है कि किसी इंडिविजुअल को ऐसे एक्ट्स करने की परमिशन मिलती है जो नॉर्मली टॉर्ट्स होते, अगर उन एक्ट्स का पर्पस एक बड़े नुकसान से बचना हो। ये डॉक्ट्राइन तब स्पेशली इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब माइनर या मेंटली इनकैपेसिटेटेड इंडिविजुअल्स की कैपेसिटी को कंसीडर किया जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी अलाउ करती है कि कोई पर्सन ऐसे एक्ट करे जो अदरवाइज टॉर्ट माने जाते हैं, अगर वो एक्ट किसी सीरियस नुकसान को प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी हों। फॉर एग्जाम्पल, एक फायर ब्रेकआउट के सिनेरियो में अगर कोई पर्सन किसी घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है ताकि किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को बचाया जा सके, तो ये एक्ट जस्टिफाइड होगा अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, क्योंकि ये किसी लिविंग पर्सन को या प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ज़रूरी था। इसी तरह जब माइनर या मेंटली इनकैपेसिटेटेड इंडिविजुअल्स का केस हो तो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी उनकी लाइबिलिटी को रिड्यूस या एलिमिनेट कर सकता है, अगर उन्होंने ये एक्ट उस सिचुएशन में किया हो जहां उनको लगा कि ग्रेटर हार्म से बचने के लिए ये करना ज़रूरी था। कोर्ट ये देखती है कि क्या वो पर्सन अपने एक्शंस को समझ पा रहा था और क्या सिचुएशन इतनी अर्जेंट थी कि उस एक्ट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर कोई माइनर या मेंटली इनकैपेसिटेटेड पर्सन किसी इमरजेंसी सिचुएशन में एक्ट करता है तो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी उनको लाइबिलिटी से बचा सकती है, लेकिन इस डॉक्ट्राइन की भी कुछ लिमिट्स हैं। जो एक्ट किया गया है वो थ्रेट के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए और जेन्युइनली एक ही वे होना चाहिए ग्रेटर हार्म को अवॉइड करने का।
और अगर कोर्ट ये कंक्लूड करता है कि एक्ट अननेसेसरी या एक्सेसिव था, तो नेसेसिटी का डिफेंस अप्लाई नहीं होगा, चाहे फिर इंडिविजुअल की कैपेसिटी लिमिटेड ही क्यों ना हो। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉज डिस्कस करते हैं जो हमें कैपेसिटी के कंसेप्ट को और अच्छे से समझने में मदद करेंगे। ये केसेस दिखाते हैं कि कोर्ट ने कैसे माइनर्स, मेंटली इनकैपेसिटेटेड इंडिविजुअल्स और उन लोगों के केसेस हैंडल किए जिनकी कैपेसिटी लिमिटेड थी। सबसे पहला केस है मैन्सफील्ड वर्सेस वीटाबैक्स लिमिटेड का। इस केस में एक ट्रक ड्राइवर जो एक अनडायग्नोस्ड मेडिकल कंडीशन से सफ़र कर रहा था, वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि क्या ट्रक ड्राइवर को लायबल होल्ड किया जा सकता है, जबकि उसकी मेडिकल कंडीशन ने उसकी कैपेसिटी को इम्पेयर कर दिया था। कोर्ट ने ये रूल किया कि ड्राइवर को लायबल नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वो अपनी कंडीशन से अनजान था और वो नुकसान को फोरसी नहीं कर सकता था। ये केस दिखाता है कि कोर्ट कैपेसिटी को कैसे कंसीडर करते हैं ऐसी सिचुएशन में जहां डिसाइड करना होता है कि डिफेंडेंट को टॉर्शियस एक्ट के लिए लायबल ठहराया जाए या नहीं, स्पेशली जब उनके एक्शंस पर उनका कंट्रोल नहीं होता। अगला केस है गॉफ वर्सेस थॉर्न का। इस केस में एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल को एक कार ने हिट कर दिया जब वो एक ट्रक ड्राइवर के सिग्नल देने पर सड़क क्रॉस कर रही थी। इस केस में कोर्ट को ये देखना था कि क्या वो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, यानी अपनी इंजरीज के लिए कुछ हद तक खुद जिम्मेदार थी। कोर्ट ने उस गर्ल की एज को कंसीडर करते हुए ये रूल किया कि यहाँ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि एक बच्चे से ट्रैफिक सेफ्टी के वही समझ नहीं एक्सपेक्ट की जा सकती जो एक अडल्ट से की जाती है। ये केस ये दिखाता है कि कैसे कोर्ट्स स्टैंडर्ड ऑफ केयर को माइनर के केसेस में एडजस्ट करते हैं, उनकी कैपेसिटी और अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए। अगला इम्पॉर्टेंट केस है करियर वर्सेस बॉनहेम का। इस केस में एक मेंटली इल डिफेंडेंट ने एक्सीडेंट कॉज किया। यहाँ सवाल ये था कि क्या डिफेंडेंट को उसकी मेंटल इलनेस के बावजूद लायबल ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने ये कंसीडर किया कि क्या डिफेंडेंट अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को फोरसी कर सकता था, और इसी कंसीडरेशन के बेसिस पे डिफेंडेंट को लायबल ठहराया गया क्योंकि अपनी मेंटल इलनेस के बावजूद वो अपने एक्शंस के नतीजे समझ सकता था। ये केस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि मेंटल इनकैपेसिटी हमेशा लायबिलिटी को एग्जेम्प्ट नहीं करती। ऐसे केसेस में जो मैटर करता है वो है कि क्या एक पर्सन को अपने एक्शंस का नुकसान समझ आया था या नहीं। और लास्ट केस है फ्लेचर वर्सेस रेलैंड्स का। ये केस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एरिया में एक लैंडमार्क केस है। इस केस में एक रिजर्वायर की कंस्ट्रक्शन ने नेबरिंग प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया और कोर्ट ने डिफेंडेंट को स्ट्रिक्टली लायबल होल्ड किया। इस केस की सिग्निफिकेंस ये है कि कैपेसिटी या इंटेंशन लायबिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए हमेशा ज़रूरी नहीं होती। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केसेस में इंडिविजुअल या कॉरपोरेशन को हार्म के लिए अकाउंटेबल होल्ड किया जा सकता है, चाहे उन्होंने नेग्लिजेंट एक्ट ना किया हो या उनके पास फोर्सी करने की कैपेसिटी ना हो। ये सभी केसेस ये दिखाते हैं कि कोर्ट्स टॉर्ट लॉ में कैपेसिटी को कैसे एसेस करती है, चाहे वो एक चाइल्ड हो, एक मेंटली इनकैपेसिटेटेड इंडिविजुअल हो या कोई अनडायग्नोस्ड मेडिकल कंडीशन वाला हो। जब उनकी लायबिलिटी डिसाइड करनी होती है तो कोर्ट उनके एक्शंस को समझने की एबिलिटी को ध्यान में रखती है। और वहीं दूसरी तरफ
स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केसेस में लाइबिलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए ना तो कैपेसिटी और ना ही इंटेंशन ज़रूरी होती है। चलिए अब ये जानते हैं कि कैपेसिटी का कंसेप्ट आज के मॉडर्न लीगल सिस्टम में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। कैपेसिटी का रोल क्रिटिकल है क्योंकि ये इंश्योर करती है कि लोगों को तभी अकाउंटेबल होल्ड किया जाए जब उनके पास अपने एक्शंस को समझने और कंट्रोल करने की एबिलिटी हो। जब कोर्ट किसी पर्सन की मेंटल स्टेट, एज या कॉरपोरेट रोल को कंसीडर करती है, तो वो अपने डिसीजंस को उन सरकमस्टांसेस के हिसाब से फेयर बना सकती है। अगर कैपेसिटी का कंसेप्ट ना हो तो वो इंडिविजुअल्स जो अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की एबिलिटी नहीं रखते, जैसे यंग चिल्ड्रन या सीवियर मेंटली डिसेबिलिटीज वाले लोग, इन सभी पर अनफेयरली लाइबिलिटी डाल दी जाती। आज के वर्ल्ड में जैसे जैसे कोर्ट्स मेंटल हेल्थ, कॉरपोरेट लाइबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स केसेस के साथ डील कर रही है, कैपेसिटी की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कोर्ट कैपेसिटी की फेयर ट्रीटमेंट के लिए मेंटल हेल्थ इश्यूज के अवेयरनेस के साथ अपनी अप्रोचेस को इवॉल्व कर रही है और साथ ही ज़रूरत पड़ने पर अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर करती है। इसी तरह कॉरपोरेट कैपेसिटी के साथ कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज़ के एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना ये इंश्योर करता है कि विक्टिम्स ऑर्गेनाइजेशन से कंपनसेशन सीख कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस डैमेजेस पे करने के रिसोर्सेज रखते हैं। और लास्टली कैपेसिटी का कंसेप्ट वनरेबल इंडिविजुअल्स जैसे माइनर्स और मेंटली इनकैपेसिटेटेड पर्सन्स के लिए एक सेफगार्ड के रूप में काम करता है। ये ना सिर्फ फेयरनेस और इक्वालिटी जैसे मॉडर्न वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है, बल्कि उन लोगों की ओवर पनिशमेंट को भी प्रिवेंट करता है जो अपने आप को डिफेंड करने में सबसे कम कैपेबल होते हैं। तो इसी के साथ हम आज के अपने इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर कैपेसिटी एक एसेंशियल कंसेप्ट है जो लाइबिलिटी को डिटरमाइन करता है और इंश्योर करता है कि लॉ फेयर तरीके से अप्लाई किया जाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लॉ ऑफ टॉर्ट के एक और कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे।